हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि माइंस रूल और माइंस एक्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लाइए। तो माइंस रूल का आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जो कि 299 रुपीज़ में आएगा, टोटल डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा और पूरा वीडियो में आ रहा होगा कि क्या क्या उसमें मिलेगा आपको। चैप्टर वाइज यानी कि जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का टोटल एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ माइंस एक्ट, माइंस रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल, वीटी रूल, ये सभी से रिलेटेड एमसीक्यू वाला टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपको सपोर्ट पढ़ना है, सपोर्ट चैप्टर, तो सपोर्ट चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद उस टेस्ट में क्लिक कीजिएगा। आपको एक ही बार में सारा लिंक सेंड कर दूंगा, कुछ और भी है वो भी मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें क्लिक कीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा जैसे मैं अभी फ़िलहाल दे रहा हूँ। तो ये सैम्पल भी आप कह सकते हैं उसका। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है इस पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, भूल के भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आने वाला है। तो मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई एक नाम एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी यहाँ पे एक नेम एंटर कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि जनवरी के पहले दिन से 31 दिसंबर तक के समय को क्या कहेंगे? कैलेंडर ईयर कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलेंडर ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल का जो 31 मार्च का टाइम होता है उसको बोला जाता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी माइंस एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 17 या फिर सेक्शन नंबर 2। तो देखिए सेक्शन नंबर 12 में आपको पता ही होगा कमेटी के बारे में दिया गया है। सेक्शन नंबर 24 का बात करें तो जी हाँ, सेक्शन नंबर 24 में दिया गया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए कोई भी माइंस में दुर्घटना होता है तो दुर्घटना होने के बाद मैनेजमेंट एक रिपोर्ट बनाता है और डीजीएमएस अपना एक टीम भेजता है, और टीम भेजने के बाद या डीजीएमएस टीम भेजेगा या कोई भी इंक्वायरी करेगा इंस्पेक्टर वगैरह किसी के द्वारा, तो वो अपना एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, इंस्पेक्टर वाला भी एक रिपोर्ट बनता है और इसके बाद दोनों रिपोर्ट सौंपा जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कुछ रिटायर्ड जज होते हैं, कुछ माइनिंग के जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जिनको जानकारी हो, कुछ लीगल जानकारी वाले भी होते हैं। इसका एक टीम होता है, जैसे कोर्ट में खंडपीठ बैठता है बस उसी तरह से इसमें बैठता है। उसके बाद ये दोनों मैनेजमेंट वाला पक्ष भी और जो इंस्पेक्टर का जो इंक्वायरी किया गया था उसका दोनों का रिपोर्ट सौंपा जाता है। फिर इस पर बहस होती है और फाइनली एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक फाइनल फैसले पे पहुंचती है और जो भी फाइनल वो फैसला दे देती है कि नहीं ये दुर्घटना इस कारण हुआ है और अमुक व्यक्ति इसमें दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए और ये कार्रवाई होना चाहिए। वो पूरा का पूरा ऑर्डर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देती है। तो नियम ये है कि जब भी कोई दुर्घटना होता है जिसमें फैटल एक्सीडेंट यानी किसी भी एक व्यक्ति या 9 व्यक्ति तक का, एक व्यक्ति 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति तक का मौत हो तो उसको फैटल में माना जाता है। या फिर डिजास्टर का मतलब आपको पता होगा कि 10 या 10 से ज़्यादा अगर व्यक्ति मरते हैं तो डिजास्टर में आता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें इंसान का ज़िंदगी लॉस हो, उस कंडीशन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाया जाएगा। ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कोई भी घटना में एसडीएल पलट गया तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाइए, नहीं। फैटल एक्सीडेंट या डिजास्टर हुआ तभी होगा और ये 2 महीने के अंतर में होगा, यानी कि जिस दिन दुर्घटना हुआ है उसका 2 महीने के अंदर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाया जाएगा। ठीक है, के बाद आप सोच रहे होंगे कि यार दुर्घटना के बाद तो 72 घंटा के अंदर में जांच किया जाता है। देखिए वो दुर्घटना स्थल का जांच है, वो तुरंत जो जांच होता है, इमीडिएट जांच वो है। ठीक है, ये मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ। वो सब जांच का रिपोर्ट बनाया जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, 72 घंटा तक अगर आप दुर्घटना स्थल में नहीं पहुंचता है डीजीएमएस का टीम या जांच टीम, तो मैनेजर उस दुर्घटना स्थल का यूटिलाइज़ कर सकता है, यूज़ कर सकता है, वो नियम अलग है ना। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है कि 2 महीना के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट
चाहे तो जांच रोक सकता है या वही आदेश देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी माइंस में किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 24 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मैनेजर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट इनमें से किससे संबंधित है, सेक्शन 12 से, सेक्शन 17 से, सेक्शन 24 से या सेक्शन 2 से। तो देखिए यार सेक्शन 12 तो कमेटी आपको पता होगा, सेक्शन 17 से संबंधित है। जी हाँ, मैनेजर एक सेक्शन 17 में दिया गया है, उसका नियुक्ति वगैरह उसी के हिसाब से होता है। और यहाँ पे मैं एक बार मैं डिस्कस ही कर देता हूँ, CMR कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में कौन कौन सा रेगुलेशन है जो मैनेजर से संबंधित है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो माइंस एक्ट का सेक्शन 17 ये तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ CMR का रेगुलेशन नंबर 27 जिसमें योग्यता और नियुक्ति दिया हुआ है ना, कि फलना प्रोडक्शन पे कितना कितना टन प्रोडक्शन रहेगा तो सेकंड क्लास वाला मैनेजर बनेगा, कि फर्स्ट क्लास वाला मैनेजर को मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ लिखा हुआ है 27 नंबर रेगुलेशन में। 28 में उसका कार्यभार रिपोर्ट यानी चार्ज रिपोर्ट है, मतलब मैनेजर है टाटा बाय बाय करके उस माइंस से दूसरा माइंस जा रहा है, तो वो जो आने वाला मैनेजर है उस माइंस में नया वाला उसको कार्यभार रिपोर्ट देगा, है ना। फॉर्म 7 में सौंपते हैं हम लोग, फॉर्म 7 हम लोग उसको बोलते हैं, फॉर्म 7 में उसमें इसको सौंपा जाता है। इसके बाद एक रेगुलेशन 43 जी 43 भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेवारी यानी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर, ये सभी मैनेजर से रिलेटेड टर्म है ना। सेक्शन 17 CMR का 27 रेगुलेशन, 28 रेगुलेशन, 43 रेगुलेशन, ये सब एक ही जगह लिख लीजिए मैनेजर वाला, तो ध्यान रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनेजर से अलग वह व्यक्ति जिसे मालिक या एजेंट ने कैंटीन संबंधी नियमों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है, वह क्या कहलाएगा। ऑफिस इंचार्ज ऑफ कैंटीन, ऑनर, एजेंट, ट्रेड यूनियन। तो देखो यार यहाँ पे कैंटीन का बात कर रहा है, तो कैंटीन को जो ऑपरेट करता है उसके लिए स्पेशल पर्सन होता है ऑफिशियल इंचार्ज। ठीक है, ट्रेड यूनियन वगैरह ऑपरेट नहीं करता, उसका मेंबर में उसका योगदान ज़रूर होता है, बट उतना भी डिटेल में नहीं जाते हैं। एक और चीज़ छोटा मोटा समझ लेते हैं। देखो यार मैनेजर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट कैंटीन में नहीं होता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारा और भी जगह है जहाँ मैनेजर को कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैनेजर को कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। कौन कौन सा है, क्रेच होता है, ठीक है, पिट, हेड, बाथ वाला जो ये है, ठीक है, PCC वाला जो कंडीशन उसमें होता है, और कैंटीन होता है। ये सब में उसको ऑपरेट करने के लिए, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है अलग से। ठीक है, वो ये सब चीज़ देखता है ना। जैसे माइंस का मैनेजर है, बाकी सारा काम देख लेता है, अलग से तो आदमी अपॉइंट कर ही रहे आप, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, बस उसी तरह से कैंटीन है, पीड हेड, बाथ है ना, PCC है, क्रेंच है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर अलग से अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है, कैलेंडर ईयर के आधार पे, फाइनेंशियल ईयर के आधार पे, बोथ या फिर नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के आधार पे ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्टिफाइंग सर्जन माइंस एक्ट के किस सेक्शन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन दिया है, चारों का चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा। सेक्शन 11 में एक्चुअली आपका सर्टिफाइंग सर्जन है, सेक्शन 12 में कमेटी होते हैं, सेक्शन 17 की अगर बात करें तो मैनेजर, सेक्शन 17 में मैनेजर आते हैं, सेक्शन 24 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। तो ये चारों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन पूछ रहा है, तो सेक्शन नंबर 11 हो जाएगा सर्टिफाइंग सर्जन। देखिए सर्टिफाइंग सर्जन क्या होता है बता देता हूँ। सर्टिफाइंग सर्जन को कुल मिला करके जैसे कॉलेज में HOD होते हैं एक डिपार्टमेंट का, उसी तरह से सर्टिफाइंग सर्जन होते हैं। सर्टिफाइंग सर्जन का काम क्या होता है, जो PME IME लिया जाता है कोई एम्प्लॉय का, अगर उसमें कोई नोटिफाइड डिजीजेज निकल जाए, जो 8 नोटिफाइड डिजीजेज है ना, जो गैजेट प्रकाशित किया गया उसमें, अगर उसमें से कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में फाइनल जो मुहर मारेगा, सर्टिफाई करेगा, वो सर्टिफाइंग सर्जन करेगा। साथ ही साथ किसी का एज कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है,
कोई लड़का है जो माइंस में ड्यूटी कर रहा है, बोल रहा है कि हम 18 साल से ऊपर का है, लेकिन मैनेजर को लगता है कि नहीं ये तो 18 साल का नहीं है, इसका मूंछ भी नहीं जन्मान भी तक, है ना। तो उस कंडीशन में उसको सर्टिफाइंग सर्जन के पास पकड़ के ले जाएगा। सर्टिफाइंग सर्जन जांच करेगा, जांच करने के बाद फाइनल रिपोर्ट देगा, उसी को माना जाएगा कि यही एज रियल है ना। तब तक उसको काम करने भी नहीं दिया जाता है, ठीक। तो सर्टिफाइंग सर्जन बेसिकली फाइनल मुहर मारता है। कभी भी कोई मेडिकल लाइन में दिक्कत होता है फैसला में, तो उस कंडीशन में सर्टिफाइंग सर्जन छाती चौड़ा करके सामने आता है और बोलता है कि यही करना है। वो जो मुहर मार दिया, सर्टिफाई कर दिया, उसी को फाइनल मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 12 के अधीन गठित कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल? तो देखो यार, इसका आंसर अगर आप माइंस एक्ट में खोजेंगे 12 नंबर वाला खोल के, तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि इसका आंसर इसका आंसर अगर माइंस रूल में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। माइंस एक्ट में नहीं है, माइंस रूल में रूल नंबर 3 में है। हाँ जी हाँ, ऑफिस वाला रूल नंबर 3 में दिया है, टर्म ऑफ ऑफिस में, उसी में दिया हुआ है कि कार्यकाल 3 साल का होता है, ठीक है। टोटल 8 मेंबर होते हैं, है ना। सेक्शन 12 के अधीन जो कमेटी बनाया जाता है उसमें टोटल 8 मेंबर होते हैं, और उसमें से 4 प्रेजेंट रहेंगे तो आप मीटिंग कर सकते हैं। मतलब आधा 50% अटेंडेंस होना चाहिए, तब जाके कोई भी मीटिंग हो सकता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 साल, है ना। उसके जो सदस्य हैं उसका कार्यकाल 3 साल तक का होता है। हालांकि बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उसका भी प्रोविज़न है। अगला सवाल है, कमेटी के सदस्यों का गठन कौन करता है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोल मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भारत सरकार होते हैं वही गठन करते हैं कमेटी के सदस्यों का, कि ये है ये कमेटी का सदस्य होंगे, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर का भी इसमें कुछ योगदान है। चीफ इंस्पेक्टर का योगदान ये है कि चीफ इंस्पेक्टर जो उसके लिए सेक्रेटरी होता है ना। अगला क्वेश्चन शायद वही होगा, कमेटी के सदस्य में से सेक्रेटरी को नॉमिनेट कौन करता है? तो चीफ इंस्पेक्टर ही नॉमिनेट करता है सेक्रेटरी को। मेंबर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, जो भारत सरकार है वही अपॉइंट करेगा कि ये 8 गो मेंबर है जो बोर्ड, जो कमेटी का मेंबर है। इसके बाद उस कमेटी में चीफ इंस्पेक्टर भी नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और चीफ इंस्पेक्टर सेक्रेटरी नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग होने के लिए कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। अगला सवाल वही है, कमेटी के द्वारा मीटिंग करने के लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 ठो, 3 ठो, 1 ठो या 2 ठो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मेंबर कम से कम होने चाहिए। 8 मेंबर टोटल होते हैं, उसमें से 4 मेंबर कम से कम होने चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर किसी माइंस में, अगर किसी दुर्घटना में मैनेजमेंट की गलती हो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का खर्चा कौन उठाएगा? ऑनर, मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी? तो देखिए ऐसा है कि एक एक्ट है बेसिकली, सेक्शन आई थिंक 15 में है, सेक्शन 15 खर्चों की वसूली, माइंस एक्ट का सेक्शन 15 की बात कर रहा मैं। तो इसमें ये नियम है कि माइंस में अगर इंस्पेक्टर है, अगर वो आया टीम, और टीम आने के बाद जांच किया, जांच करने के बाद कुछ गड़बड़ी पाया, ठीक है, और गलती उसमें अगर मैनेजमेंट पक्ष का है, तो जितना भी खर्चा हुआ ना, तेल भाड़ा जो लगा इंस्पेक्टर का, जो इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना पड़ा, जो इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ा, जांच के लिए अच्छा खासा टीम बुलाना पड़ा, टीम नाश्ता किया, है ना, तो सबका खर्चा जोड़ जाड़ के किससे वसूला जाएगा? तो ये वसूला जाता है ऑनर से, जो मालिक है। जैसे सीसीएल में रेड मारा तो सीसीएल देगा उसका पैसा, ठीक है। टाटा अगर रेड किया है तो टाटा का जो मालिक है माइंस का, वही देगा पैसा, है ना। तो जो माइंस का मालिक होता है, मैनेजर नहीं देता है, मालिक जो होता है वही पैसा भरता है, ठीक है। अगर पैसा नहीं भरे, मना कर दे कि नहीं देंगे पैसा जाओ, तो क्या होगा? तो अगर बोल देगा मैनेजर नहीं देंगे पैसा जाओ, तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का टीम है वो उस माइंस का प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। माने 4 गो डंपर चल रहा था, चारों डंपर को जब्त कर लेगा, माइंस के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है मालिक के नाम पे उसको जब्त कर लेगा, और उसको बेच करके पैसा वसूल करेगा, माने नीलामी करेगा, ठीक है, कि डंपर इतना, 1 इतना, 2 इतना, 3 ऐसे करके, और पूरा का पूरा खर्चा को वसूल करेगा,
ठीक है। और इसका पावर माइंस एक्ट का सेक्शन 15 देता है, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई मतभेद हो तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर माइंस का ऑनर है तो वो याचिका दायर कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइंस में किसी व्यक्ति को नियोजित एम्प्लॉयड होने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? चलिए इसको बात करते हैं। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल। तो देखो यार, इसका आंसर हो जाएगा 18 साल। होप आपको पता ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 18 साल, ठीक है। 18 साल से कम का कोई भी व्यक्ति माइंस में नियोजित नहीं हो सकता। आप जो 20 साल पढ़े हैं वो 20 साल है कि माइंस में डीजीएमएस का परीक्षा देने के लिए, डीजीएमएस का परीक्षा देने के लिए कम से कम 20 साल होना चाहिए। मैनेजर बनने के लिए कितना होना चाहिए? मैनेजर बनने के लिए 23 साल होना चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए कितना होना चाहिए? इंजीनियर बनने के लिए भी 23 साल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब डाटा कुछ एज से रिलेटेड है। अगला सवाल है, माइंस में किसी व्यक्ति को अप्रेंटिस या ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल। तो इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आई होप आप जानते होंगे, ठीक है, इसका आंसर। तो कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी अप्रेंटिस या ट्रेनिंग कितना उम्र होने के बाद आप कर सकते हैं, उससे पहले का वैलिड नहीं है, ठीक है। 16 साल, 17, 18 या 20। इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जस्ट ए सेकेंड। इसका अगर बात करेंगे सेक्शन के आधार पे तो 40, 43, 45 ये तीनों सेक्शन देख लीजिएगा, जिसमें 43 में डिटेल में दिया होगा शायद। तो आप उसको देख के अपना क्लियर कर सकते हैं, सेक्शन 40, 43, 45। इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपको हार्ड भी सेंड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं। और अगर आप WCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं और माइनिंग सरदार की, तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, टेस्ट सीरीज़ का डिटेल आ रहा होगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड ही और मिलने वाला आपको, उसके बाद शायद आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिले, हमेशा के लिए बंद कर दूं मैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सअप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।